नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आगामी एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी पैट से संबंधित या यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर 2025 यूपीएसआई से संबंधित जो भी आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए आधुनिक भारत का इतिहास का यह सेकंड पार्ट्स है, मतलब कहें तो दूसरी वीडियो है। और यह जीएस पॉइंटर जो घटना चक्र का सार संग्रह होता है वन लाइनर, वो हमने सीरीज स्टार्ट की है और यह अंत तक मैं करवाऊंगा कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ इससे पहले कि हमने यूरोपीय कंपनी का आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, उसके आगे पंजाब एवं मैसूर, यह 3 टॉपिक उस वीडियो में हम करवा चुके हैं। यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं सीन किया है, नहीं देखा है, तो फटाफट वो क्लास देखें। और आज हम इसमें जो वीडियोज में मतलब जो पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे गवर्नर जनरल, वायसराय और इससे आगे के टॉपिक। तो आइए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तो गवर्नर जनरल, वायसराय, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर आपको सही सलामत सही से मतलब दिख रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, अन्यथा इसका और फॉन्ट साइज चेंज कर दूंगा मैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सही कथन के बारे में। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्यूत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। देखो दोस्त, हम इस तरीके से समझाने की और पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो मात्र सुनकर देखकर ही आपको यह पूरी रिवीजन सीरीज क्लियर हो जाए, है ना। आप 1-2 बार जैसे ये देखेंगे तो आपको यह रिवीजन बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। बट यह है कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आराम से सुनते रहें, देखते रहें। एक एक चीज़ को हम, एक एक फैक्ट को हम 2-2 बार बोलने की कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बस यही है कि आप शेयर करते रहिए चैनल को, और जैसा भी अगर लगे वैसा कमेंट जरूर करना। अगर ठीक ठाक लग रहा है तो अच्छी कमेंट करो, अच्छी नहीं लग रही, मस्त नहीं लग रही, समझ में नहीं आ रहा तो वैसे कमेंट करके जाइए। ठीक है, और पर डे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। क्या है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स के। ठीक है, ये एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। क्या है दोस्त? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? बताइए, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। क्या है? वह गवर्नर जनरल कौन सा है जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वह थे वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट है दोस्त, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की तो किसने किया? भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रिय दोस्त, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की सॉरी वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन। क्या है? प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, वह किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने। तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस कहेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेंटेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाने की, वह थे कॉर्नवालिस। ठीक है, बहुत आराम से हम पढ़ रहे हैं, बहुत भाग के नहीं, लेकिन रिवीजन ही तो है भाई, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना, रिवीजन तो आराम से कर लो। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है,
और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि देखो भगा भगा के पढ़ाना बहुत जरूरी नहीं, तभी तो हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो हम लोगों को डाउट रहता है इसमें। बहुत आराम से इत्मीनान से मतलब अंदर दिल जहान से कहते हैं ना, दिलो जहान से पढ़िए, जरूर आपके अंदर ये फैक्ट बैठने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट है 1802 मतलब 1822 ईस्वी की बसीन की संधि क्या है। 1802 में जो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वो किसके हुए थे, तो आप बता देंगे अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के मध्य, अंग्रेजों और बाजीराव सेकंड के मध्य हुए थे। कब कस पर हस्ताक्षर, बसीन की संधि 1802 में हुई थी, याद रखें मैचिंग के लिए आ जाता है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो पहला मराठा सरदार क्या था, पेशवा बाजीराव सेकंड। याद रहे कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है। अच्छा एक बात मैं कहूँ आपसे, फर्स्ट वाली वीडियो में कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, कुछ लोगों ने मतलब बताया है, बोला है हमसे कि सर क्या करो इसका पूरा मतलब मैराथन बना दो। देखो मैराथन ही बन जाएगी जब ये हम हिस्ट्री सही या ज्योग्राफी सही जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो प्ले लिस्ट बना देंगे इसकी, ठीक है, जीएस पॉइंटर की या यूपीपीसीएस प्री 2025 भारतीय आधुनिक इतिहास के नाम से प्ले लिस्ट बना दूंगा यूट्यूब पे। और जैसे ही आप एक वीडियो आपको मिलेगी तुरंत प्ले लिस्ट पे जाइए और प्ले लिस्ट से आप पूरा मैराथन का टाइप देख लीजिए, 30-40 मिनट की जो भी मतलब 6-7-8 वीडियो बनेंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट है सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया है तो लॉर्ड वेलेजली के काल में, क्या है, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया है लॉर्ड वेलेजली के काल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था। याद रखें सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम, ठीक है। नेक्स्ट है हैदराबाद मैसूर अवध, क्या है, हैदराबाद मैसूर अवध तथा सिंधिया में, ठीक है, याद रखें हैदराबाद मैसूर अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले हैदराबाद ने किया, फिर मैसूर ने किया, फिर अवध ने किया और फिर किया सिंधिया ने, ओके। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है दोस्त। अगर आपको सही लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि एक दूसरे की हेल्प से और सपोर्ट से ही यह मानवीय जीवन आगे बढ़ने की संभावना रहती है, चाहे कोई भी काम कर लो, एक दूसरी सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप मुझे करिए मैं आपको करूँ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, आप बताइए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब, ठीक है, ठीक है ना। आप देखो क्वेश्चन नोट में क्या बोला गया है, यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिर हैदराबाद के निजाम, नेक्स्ट क्या है पॉइंट, हैदराबाद के निजाम इंदौर के होलकर राज्य और जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, क्वेश्चन आ जाए हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, ठीक है, जोधपुर के राजपूत मतलब राजस्थान और मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी, तो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए ठुकरा दिया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्यार से देखते चलिए। देखो किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह को आप जितना समय देंगे वही अपना होगा, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आप कोई भी XYZ हो, पशु पक्षी, पढ़ाई लिखाई से समझ कुछ भी चीज हो, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा समय देंगे वो वही अपना बन जाएगा, है ना। और समय देना कम कर दिया तो वो अपना नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोगों को अगर पढ़ाई करनी है, कुछ करना है तो पढ़ाई को समय ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो आराम से इत्मीनान से पूरी क्लास को देखते रहिए, ठीक है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने। क्या है क्वेश्चन, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट पॉइंट है, आइए फटाफट देखते। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था, क्या मुख्य उद्देश्य था, अंग्रेजों की प्रभुता मतलब प्रभुसत्ता स्थापित करना, क्लियर। ये नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं अच्छे से, बहुत अच्छी ये बुक्स है, ये जीएस पॉइंटर है ना, ये बहुत अच्छी, वनडे से लेकर और पीसीएस एग्जाम तक बहुत अच्छी है, चाहे कोई एग्जाम हो।
उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। क्या है, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी, तो लॉर्ड डलहौजी। ये कह रहा है क्वेश्चन कि वह समय में, जिस समय में नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य जो थे वो धराशायी हो रहे थे, मतलब नष्ट हो रहे थे, तत्कालीन समय में, उसी समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका लहराई, उधर तो धराशायी हो रही और इधर भारत में ब्रिटिश पताका लहराई, तो वो गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। याद रखें, हम व्याख्या करते हुए क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर भी आपसे चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ मेरा कार्य ये है कि आपके जहन और मतलब दिलो जहान में बैठ जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल जो युद्ध है वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स है। आइए सुई समझ लेते हैं। हेक्टर मुनरो क्या है ना, बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो के सामने बक्सर का युद्ध, और लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, और लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आपने देखा होगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान पराजित होकर और दिवंगत हो गए थे, मतलब मारे गए थे। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो संबंधित है वो है आंग्ल लॉर्ड हेस्टिंग से। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट दोस्त, बहुत इत्मीनान से अच्छे से देखते रहिए, बहुत अच्छी क्लास है ये, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे हैं, कितने समय में रहे हैं बताइए। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से 1827 तक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या है, तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्त, गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस का है ना, कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है ये। ठीक है। ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमैन का। ठीक है ना, ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमैन का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई, तो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर पूर्ण पाबंदी लगाई दी थी। नेक्स्ट है कि विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा पर समाप्त किया गया, तो 1829 ईस्वी में। याद रहे कि सती प्रथा पर पाबंदी लगाई विलियम बेंटिंग ने, कब लगाई, 1829 में, और ठगों के दमन से संबंध है कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। बंगाल से दासों के निर्यात को कब रोक दिया गया, 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा, मतलब लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया, किस कारण, कुप्रशासन, मतलब कुप्रशासन, अच्छा प्रशासन न बताकर। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो 1856 में हुआ था। याद रखें, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, वो 1856 में हुआ था। सुमेलित है 1849 में पंजाब का विलय हुआ, 1848 में सतारा का विलय हुआ, और 1856 में अवध का विलय हुआ, और 1855 में करौली का विलय हुआ। और यही आप बताएंगे कि झांसी का विलय कब हुआ, झांसी का विलय कब हुआ, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे ये वाला। ठीक है, फिर सारे ये हो जाएंगे तैयार यहाँ पे। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, तो डलहौजी थे। ठीक है, वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, तो ये कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों में विलय का सही क्रम क्या है, तो देखो 1948 सतारा हुआ, फिर हुआ संबलपुर, फिर हुआ झांसी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी, तो लॉर्ड एलन बरो के समय में, लॉर्ड एलन बरो के समय में हुई थी। ठीक है ना, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई लॉर्ड एलन बरो के समय में। नेक्स्ट आइए, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, तो 1839 ईस्वी में। ठीक है, सिंध पर
ब्रिटिश ने कब्जा किया था तो 1843 ईस्वी में, ठीक है ना। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था, ब्रिटिश रेजिडेंट था तो कौन था? जेम्स आउटरम, ठीक है। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउटरम। फटाफट देखते रहे एकदम जल्दी से। आइए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह थी लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था बंबई थाने के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहले रेलवे लाइन की शुरू हुई 1853 में। फटाफट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, फटाफट देख लो, ये सब टेट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, पीसीएस तक में आते हैं। आइए, वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, तो बताइए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे क्या है? वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी तो ग्रेट ब्रिटेन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी, क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट पॉइंट है को दोस्त, नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वयन किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, क्या है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वयन किया गया था तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, याद रहे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था तो लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। अच्छा, एक दिन में आपको एक वीडियो आपको देखने को मिलती है अभी प्रेजेंट टाइम में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से, और एक वीडियो देखने को मिलती है इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। दोनों वीडियो आपको दिन में, एक वीडियो लगभग 12 बजे के आसपास, एक शाम को 4 बजे के आसपास आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। कंटिन्यू आप बनाए रखिए और जैसा भी है वैसा जरूर एक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय था, बताइए, लॉर्ड कैनिंग था ना? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 ईस्वी की साम्राज्य की घोषणा ने, ठीक है। जैसे सम्राट होते हैं उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा साम्राज्य की घोषणा ने, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। अभी बताओ ये बंद किसने किया था? कि किसी भी दूसरे पुत्र को गोद लेकर अपनी, मतलब वो नहीं बचा सकते, जो कहते हैं जायदाद, ठीक है ना, वो मतलब ब्रिटिश में विलय कर ही लिया जाता है। आगे देखिए, महारानी विक्टोरिया को, क्या है पॉइंट, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया था तो 1858 में, ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत को दास प्रथा से समाप्त किया था, क्या है? एलन बरो, ठीक है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सभी सुमेलित हैं। अब कौन कौन से? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, ठीक है ना। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से संबंधित है, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से है। और लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत से संबंधित है। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 77वां रेगुलेशन। याद रहे कि एक बार फिर रिवीजन करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। पेशवाई को समाप्त किया था तो 1818 में, पेशवाई कब समाप्त हुई थी? 1818 में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिर सुमेलित कीजिए। जॉन सोर जो है ना, वो निष्क्रियता का सिद्धांत दिया, लॉर्ड एलन बरो सिंध का विलय किया, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किया, लॉर्ड वेलेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर सुमेलित लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण किया, ठीक है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। नेक्स्ट पॉइंट, वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा,
ये बताइए। तो जॉन लॉरेंस थे, ठीक है, क्या थे? जॉन लॉरेंस। आइए दोस्त नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्त भारत में क्या सो गए क्या? देखिए फटाफट नेक्स्ट पॉइंट। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो ये 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है ना। हम आपको कुछ कुछ एडवांस में सलाह दे रहे हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है, समझ में आ रहा ही नहीं है। और 2011 वाली जो जनगणना है आपकी, वो स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना? 7वीं जनगणना है, याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट है वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर था, तो लिटन थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है, तो लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 सशक्त की गई, तो लॉर्ड रिपन द्वारा। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इलवर्ड बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने पर। नेक्स्ट है महिलाओं तथा बच्ची की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं रिपन। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्लाइव क्लाइव जो है वो बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिंग है अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकॉफ है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिक है सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन है स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन है बंगाल का विभाजन, ठीक है ना। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल के विभाजन के समय से संबंधित है, ठीक है ना। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, ये बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। बहुत इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आए तो यहाँ से फंस जाएंगे, बट ये शर्त है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत मन से पढ़ना पड़ेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के काल में, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी, ये आप बताएंगे कमेंट करके। मैं ये बता रहा हूँ कि लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आइए। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, तो जी.के. गोखले, ठीक है। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ना, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही क्रम है, तो देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। आइए नेक्स्ट है। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल, ये कलर थोड़ा चेंज कर लें, ब्लू ले लेते हैं ना, हाँ मना है ब्लू को लेने का आज। चलिए। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, तो लॉर्ड मिंटो ने। याद रखें, वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, तो लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट आइए देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के समय कौन गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लिटन। इलवर्ट बिल रिपन। ठगी का दमन विलियम बेंटिंग। रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, याद रखेंगे ना। पिट्स इंडिया एक्ट के समय वारेन हेस्टिंग्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लिटन। इलवर्ट बिल रिपन। ठगी का दमन विलियम बेंटिंग। रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ये चल रही है, अच्छे से देखते रहिए। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ था, लॉर्ड
हार्डिंग के कार्यकाल में। ठीक है, आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। चूक का सिद्धांत मतलब हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव ने। सामाजिक सुधार बेंटिंग ने। एक तरफ सूची दूसरी तरफ सूची। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। सामने लिखा है आपका चार्ल्स कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का गवर्नर जनरल 1833 चार्टर एक्ट, तो कौन था? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल 1858, तो गिलबर्ट जॉन इलियटे मरे किनियन। ठीक है, गवर्नर जनरल और सम्राट ये रहे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन एक आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम हो। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेज की संगठक थीं, तो क्या है? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है, तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकसित नहीं हुआ। इसका कारण था भारतीय उद्योगों का अभाव। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों से। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1753 में। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट है चिरस्थायी। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतियारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आइए पॉइंट देखिए। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। याद रखें, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो क्या था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से स्वेच्छारित करना। नेक्स्ट है 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर टॉमस मुनरो। क्या है क्वेश्चन दोस्त? सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है वह है रैयतवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था, तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। याद रहे कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो दक्षिण भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी कर लगाने के लिए भूमि। दोस्त अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके पास और बेल आइकन को मतलब पुश कर लें, प्रेस कर लें, जो कि आपके पास पर डे की तरीके से मेरी क्लास पहुंचती रहे और आप कंटिन्यू क्लास देखने का आनंद प्राप्त करें और अपना सफलता चुनें। नेक्स्ट पॉइंट है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 1839। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा है, तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने।
भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दास। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक। क्या पॉइंट है दोस्त? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रनाडे तथा सर सैयद अहमद खान से दादा भाई नौरोजी के उत्साहरण सिद्धांत विश्वास नहीं करता। सर सैयद अहमद खान। पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्त, दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो यह है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है दोस्त, तो आज तक के लिए यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट डे 1857 की क्रांति से आगे के टॉपिक करवाए जाएंगे दोस्त। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों को, और लाइक करें, कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि यह सीरीज जो हमने निश्चित की है ये कितनी आपको फ़ायदा है। देखिए जीएस पॉइंटर पूरे ऑल सब्जेक्ट में कराऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।